हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक इन योर ग्रामर सेक्शन, अव्यय। आपके सेक्शन सी में अव्यय का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा ये आपके पेपर में, और केवल 3 अंकों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए आपको 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, यानी ईच पार्ट इज कैरिंग ओनली 0.5 मार्क्स। फाइन। और ऑप्शंस अगेन आपके पास 8 ऑप्शन होंगे, 8 में से कोई से 6 आपको करने हैं। दैट इज टोटली योर चॉइस। जो अभी तक पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स गिवन हैं यहाँ पे, और बॉक्स में आपको रैंडम ऑर्डर में अव्यय गिवन हैं। उन अव्ययों में से पढ़ते जाइए और स्टेटमेंट्स में उनको फिलअप करते जाइए, इंसर्ट करते जाइए, एंड व्हेन यू आर टोटली सेटिस्फाइड देन कॉपी इट डाउन इन योर आंसर शीट। इस सूरत में, आई रिपीट, इस सूरत में कोई एक अव्यय केवल एक ही जगह पर वाजिब रूप से फिट होगा, सही फिट होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक ही सेंटेंस में, एक ही ब्लैंक में जो बॉक्स में गिवन अव्यय हैं उनमें से कोई एक के अलावा दूसरा या तीसरा या चौथा भी सेंसिबली फिट हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जब हम चेकिंग करने जाते हैं तो हमें आदेश ये रहता है, इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि अगर बच्चे का सेंटेंस किसी अन्य अव्यय के साथ भी सेंसिबली पूरा हो रहा है तो उसे पूरा अंक देंगे। हमें बोर्ड की तरफ से एक सॉल्यूशन शीट मिलती है जिसमें एक मॉडल सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर उस मॉडल सॉल्यूशन के अतिरिक्त भी कोई दूसरा अव्यय वहाँ पर सही अर्थ देता हो, सार्थकता ग्रहण करता हो, तो उसे पूरा अंक देने का हमें निर्देश रहता है। एंड इट्स अ क्वाइट कॉमन सेंस थिंग। मैं अगर पेपर बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना करके पेश करना इज अ डिफिकल्ट जॉब। मैं भी क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी तो हो सकता है 5 या 6 स्टेटमेंट जो मैंने दिए उसमें से कोई एक ऐसा निकल जाए स्टेटमेंट जिसमें 2 या 3 फिट हो सकते हैं, तो उसमें मुझे उन तीनों ऑप्शंस को करेक्ट मार्क करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू व्हाइल वी आर चेकिंग बोर्ड आंसर शीट्स, राइट। तो हम शुरू करते हैं। पहली चीज, अव्यय कहते किसे हैं। अव्यय की जो डेफिनेशन है वो है सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु अवस्थासु यत् सर्वासु विभक्तिषु च यन्नव्येति तदव्ययम्। सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी अवस्थाओं में यत् न विएति, जो विभिन्न नहीं होता, जो अपने रूप से अलग नहीं होता, उसे हम कहते हैं अव्यय, राइट। सीधी सी बात है, जिसके न रूप चलेंगे, न लिंग परिवर्तित होगा, न लकार होगा, न पुरुष होगा, न विभक्ति होगी, वो वर्ड आपका अव्यय है। क्लास 5 से, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। च है, अत्र है, कुत्र है, सर्वत्र है, कदा है, कथम है, ऑल दीज आर अव्यय, राइट। अव्यय का जो अगर हम सोचें कि हाँ हम सारे अव्यय कर लेते हैं तो हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, तो अव्यय का जो भंडार है वो अक्षय है, असीम भंडार है। अव्यय अपने आप में बहुत हैं, ढेर हैं, और उसके अलावा कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो आपका अव्यय बनाते हैं। त्वा, ल्यक, तुमुन, ये तीनों आपके पढ़े हुए प्रत्यय हैं जो अव्यय बना देते हैं। तसिल प्रत्यय अगेन आपका पढ़ा हुआ है, नॉट फॉर्मली बट इनफॉर्मली आपका जाना हुआ है। परिणामतः, अंततः, शेषतः, ये सारे के सारे जो तह अंत वाले हैं, तसिल प्रत्यय वाले हैं, ये सारे अव्यय हैं। शस एक और प्रत्यय है जो अव्यय बनाता है, शब्दशः, अक्षरशः आदि। तो इस तरीके से अव्ययों के भंडार की सीमा का निर्धारण करना बहुत कठिन काम है। सीबीएसई ने, गुड लक, सीबीएसई ने आपके कोर्स में 20 अव्यय निर्धारित किए हैं, लेकिन अब ये मत समझ लीजिएगा कि केवल इन्हीं 20 में से ये क्वेश्चन बनता है। ये 20 तो फॉर्मली आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन इनके अलावा जो जो आप अपने पाठों के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो भी आपके चैप्टर्स के पढ़ने के दौरान में प्रयोग में आएंगे, वो सारे अव्यय भी आपके पाठ्यक्रम का भाग हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। वो आपको आने चाहिए। उनका अर्थ क्या है, उनका अगर पर्यायवाची बनाएं तो क्या बनेगा, अगर उनका विपर्यय बनाएं, उनका विपरीतार्थक बनाएं तो क्या बनेगा, अगर हम उनका वाक्य में प्रयोग करें तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अव्यय से रिलेटेड आनी चाहिए।
इस वीडियो सेशन के बाद मैं इसका एक नोट्स पीडीएफ फाइल में और एक असाइनमेंट पीडीएफ फाइल में स्कूल को भेज दूंगी और वो आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर किया जाएगा. Once you go through those notes, definitely you will have a better understanding the way I did for my previous topic. Same way, this will also follow with notes and assignment. अब जो आपके प्रिस्क्राइब्ड अव्यय हैं 20 संख्या में, वो कौन से हैं वो यहाँ देखते हैं. मैंने ये लिख के रखे हैं. इनको हम केवल एक अव्यय जाना, उसका अर्थ जाना, इस तरीके से लेते हैं और उसके बाद वाक्य में प्रयोग. मैं एक एक वाक्य सरल बना के आपको दिखाऊंगी और ये इनमें से ऐसा एक भी नहीं है कि आप उसका स्वयं वाक्य निर्माण ना कर सकें. उच्चैः, ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में. कोकिलः उच्चैः गायति, कोयल ऊंचे स्वर में गाती है. च यानी और. रामः च श्यामः च क्षेत्रे क्रीडतः, राम और श्याम मैदान में खेल रहे हैं. श्वः टुमारो, आने वाला कल. श्वः समारोहः भविष्यति, ह्यः बीता हुआ कल. ह्यः अवकाशः आसीत्, ह्यः शुक्रवासरः आसीत्. अत्र तत्र, ये दोनों अपने आप में सेपरेटली भी यूज होते हैं. अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ. और जब हम इनको पेयर में यूज करेंगे, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, तो वो एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं देंगे जो आपने केवल अत्र का और केवल तत्र का किया था. अत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ. आपने वाक्य बनाया उद्याने अत्र तत्र पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ वहाँ बगीचे में फूल खिले हुए हैं. यत्र कुत्र, जहाँ कहीं भी. यत्र सेपरेटली यूज करेंगे तो यत्र यानी जहाँ. कुत्र सेपरेटली यूज करेंगे तो उसका मतलब है कहाँ. लेकिन जब हमने इनको एक युग्म में, एक पेयर में, एक जोड़े में लिया तो यत्र कुत्र का मतलब हो गया जहां कहीं भी. सह यत्र कुत्रापि उपनेत्रम निक्षिप्य विस्मरति, वह जहां कहीं भी चश्मा रख के भूल जाता है. वेरी सिंपल थिंग. आमतौर पे घर में यही देखा जाता है. सह यत्र कुत्रापि उपनेत्रम निक्षिप्य विस्मरति. इदानीम, आपको जाना पहचाना है. इदानीम यानी इस समय, अभी. इदानीम वयम संस्कृतम पठामः, इस समय हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं. अधुना, another parallel to इदानीम, and same goes for सम्प्रति and साम्प्रतम also. इदानीम, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतम, all these four are meaning by similar. All these can be exchanged with each other. अधुना वयम संस्कृतम पठामः, सम्प्रति वयम पठामः, साम्प्रतम वयम पठामः. You can change the sentence. You may write down all these four with a slash sign in between. I don't mind. यदा, जब. यदा वृष्टिः भवति तदा मयूरः नृत्यति, जब बारिश होती है तब मोर नाचता है. तदा यानी तब. आपने यदा तदा को आमतौर पे पेयर के तौर पे ही देखा होगा. कदा यानी कब, क्वेश्चन फ्रेमिंग. कदा यानी कब. त्वम प्रातः कदा उत्तिष्ठसि, तुम सवेरे कब उठते हो. सहसा, अचानक, अकस्मात. Another parallel for सहसा in Sanskrit is अकस्मात. 2006 के बोर्ड में ये वाला वर्ड आया है और उसका पैरेलल पूछा गया था, संस्कृत में पूछा गया था, लेकिन छात्र नहीं बता पाए थे. सब अचानक लिख के आए. अचानक इज a Hindi word, not rightly applicable in Sanskrit. All of a sudden इंग्लिश है, अचानक हिंदी है, लेकिन संस्कृत में अगर चाहिए तो अकस्मात ऐसा लिखना होगा. वृथा, वृथा यानी बेकार. Another word for the same can be व्यर्थम, बेकार. व्यर्थम परिश्रमम मा कुरु, बेकार में मेहनत मत करो. शनैः, धीमे धीमे, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली. कच्छपः शनैः शनैः चलित्वा अपि अजयत, कछुआ धीरे धीरे चल करके भी जीत गया. अपि यानी भी, समथिंग वेरी फेमिलियर, चुटपन से पढ़ा है आपने. रामेण सह सीता अपि अगच्छत, राम के साथ सीता भी गई थी. कुतः यानी कहां से. अयम श्लोकः कुतः गृहीतः, यह श्लोक कहां से लिया गया. ये आपने कुतः और कदा, ये दोनों अव्यय
प्रश्न निर्माण के दौरान भी जाने हैं, सीखे हैं। वो था क्वेश्चन फ्रेमिंग। अयम श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः बोले या कुतः गृहीतः बोले, एक ही बात है। इतस्ततः विसर्ग संधि कर दिया, इतः प्लस ततः विसर्ग संधि से इतस्ततः यहाँ वहां। वृक्षस्य शिखरे चटकाः इतस्ततः तिष्ठन्ति, पेड़ की चोटी पर चिड़ियां यहाँ वहां बैठी हैं। यदि अन तरहि, अगेन पेड़ में आता है, यदि यानी अगर, तरहि यानी तो। यदि के साथ में ध्यान रखिएगा क्रिया लट लकार की होनी चाहिए। तरहि के साथ में जो क्रिया आएगी दैट कैन बी एनी लकार, व्हाटएवर यू फील लाइक। यदि वृष्टिः भवति, यदि वर्षा भवति, कृषकः बीजानि वप्स्यति, अगर बारिश होती है तो किसान बीजे बोएगा, बीज को बोएगा, बीजों को बोएगा। यदि अगर तरहि तो। सो दैट्स ऑल, टू सिंपल, दीज आर 20 नंबर टोटल। लेकिन अगेन आई रिपीट, केवल इन 20 के भरोसे मत रहिए, और आपके पाठों के अंतर्गत जितने आए हैं वो सब आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। कीप प्रिपेयर्ड कि उनमें से भी कोई आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अव्ययों का कोश, अव्ययों की संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है। आप जितने भी पढ़ेंगे पाठों के अंतर्गत, आपके पिछले 4 सालों की, 5 सालों की जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसमें आए हुए सारे और प्रत्ययों से बनने वाले सारे, ये सारे आपके अव्यय आपकी जानकारी में होने चाहिए। उनका अर्थ क्या है, वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाएगा, उनका पर्याय अगर बनता है तो कैसे बनेगा, उनका विपर्यय अगर बनता है तो वो क्या होना चाहिए। All these 3 things should be there in your knowledge, and you will be able to do this 3-mark question successfully, as well as आपका सेक्शन A में और सेक्शन D में, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में जो थर्ड एरिया है, डू एज डायरेक्टेड, भाषिकम कार्यम, उसमें भी ये आपके काम आएगा, उसमें भी ये आपको मदद देगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक। अगली मुलाकात के लिए वेट करिए। अगली मुलाकात में हम करेंगे समास टॉपिक, एंड बाय देन आई विश यू ऑल टू कंप्लीट दिस मच ऑफ वर्क, 3 topics, 3 assignments in your fair notebooks. Have a nice time.